एक नए और बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। मुल्क में राजनीतिक उथल पुथल शांत भी नहीं हुई थी कि अब वहां गहराते ऊर्जा संकट ने हाहाकार मचा दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरी ढाका सरकार बिजली बचाने के लिए अब घुटनों पर आ गई है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार को देश में सख्त ऊर्जा पाबंदियों का ऐलान करना पड़ रहा है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब पूरे बांग्लादेश में रात 8 बजे के बाद सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहने वाले हैं। बिजली की भयंकर किल्लत के कारण बांग्लादेश के उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं और आम लोगों का जीना मुहाल है। ईंधन की कमी और विदेशी मुद्रा भंडार के संकट के चलते पावर प्लांट अब पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस भयानक अंधेरे से निकलने के लिए तारिक रहमान सरकार अब एक बार फिर भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। बांग्लादेश को न केवल अपने पावर प्लांट चलाने के लिए ईंधन और भारत से निर्बाध बिजली आपूर्ति की जरूरत है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था की सांसें बहाल रखने के लिए भारतीय मदद की दरकार है। तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक तल्खियों के बावजूद भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए मानवीय और बुनियादी ढांचे के स्तर पर लगातार मदद दे रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश रेलवे को नए पैसेंजर कोच सौंपे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ऊर्जा के इस गंभीर संकट से उबारने के लिए भारत आगे आएगा? क्या कूटनीतिक शर्तों के बीच बांग्लादेश अपनी ईंधन जरूरतों के लिए भारत पर निर्भरता को स्वीकार करेगा? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये खबर, इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। सुशील सिंघम जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और शुरुआत अरविंद जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। इन स्थितियों के बीच भारत का मानवीय मदद करना बांग्लादेश को, आप इसे कैसे देखते हैं? और जो ऊर्जा का संकट बांग्लादेश के अंदर अब पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, वो आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलें बांग्लादेश के लिए पैदा कर सकता है? देखिए, अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज की कीमत होती है, और अगर बांग्लादेश को हम किसी भी तरीके से ऊर्जा संकट से निपटने में हम सहायता या मदद कर रहे हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि उसके बदले में हमें बांग्लादेश से कम कुछ मिनिमम एश्योरेंस जरूर चाहिए। एक तो ये कि बांग्लादेश की भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आईएसआई का वो अड्डा बन जाए, और खासकर हमारा जो पूर्वोत्तर को स्थिर अस्थिर करने में बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल हो। तो अगर भारत इस ऊर्जा संकट से निपटने में किसी भी तरह की सहायता करता है, तो बदले में कुछ एश्योरेंस लेना चाहिए। दरअसल जो साधारण बुद्धि वाले लोग हैं वो भी ये जानते थे कि जब तारिक रहमान साहब चीन की यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें ये जान लेना चाहिए था कि चीन कभी भी बांग्लादेश के हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है। कारण ये कि भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि चीन बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने भारत को नहीं चुना है, तो भारत सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। और खासकर जो खालिदा जिया जी के जमाने से जो इनकी मां रही है, हम देखते रहे हैं कि खासकर जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अरुण जी, है, मैं आपके पास वह लौटूंगा। थोड़ा सा भारत नेटवर्क विरोधी का और इशू आपके साथ आ रहा है। मैं सुशील जी के पास आना चाहूंगा। सुशील जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तेजावत साहब बता रहे हैं कि कैसे इन स्थितियों के बीच बांग्लादेश ने जिन हितों को साधा, वो हित आज उसके लिए ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। सुशील जी, कितना मुश्किल है ये बांग्लादेश को मदद करना भारत का? और भारत अगर करे भी तो क्यों करे, ये भी बत समझाइएगा। देखिए, बात यह है कि भारत और बांग्लादेश दोनों नेबर हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो ये जो राजनीतिक उतार चढ़ाव आए हैं पीछे 2 साल, ये चल इसके अगर हम उसको ही लेकर के चलेंगे, उसी के विचार से चलेंगे, तो हम अपनी जो रिलेशनशिप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत जो इतना एफर्ट कर रहा है, बांग्लादेश ने भी इंडिकेट किया है कि वो
भारत के साथ में नई जो गवर्नमेंट आई है वो पॉजिटिव है और भारत के साथ में रिलेशन इंप्रूव करना चाहती है कि जो जो समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि अभी जो हमारे हाई कमिश्नर हैं दिनेश त्रिवेदी, जून में उनको अपॉइंट किया गया था, पॉलिटिशियन, वो तारिक रहमान से मिले थे वहां के प्राइम मिनिस्टर से, और उसके बाद आकर आपको याद हो तो इमीडिएटली उसके एक अगले दिन वो आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिले। तो ये एक मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वहाँ की पॉलिटिकल जो हमारे रिलेशनशिप है उसमें, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में एक बदलाव लाने का ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और ये जो क्राइसिस वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो क्राइसिस वहां बांग्लादेश में हुआ है, वो एक काफी समय से एक्चुअली वो चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में मैं वहां रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी जानकारी है मुझे। तो बांग्लादेश को जब वहां नेचुरल गैस मिली थी आज से 25 30 30 40 साल पहले, तो सबको लगा था कि बांग्लादेश जो है बिल्कुल अब तो इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि उसके बाद में वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई डिस्कवरी, और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे वो अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं। और उसी का ये नतीजा है कि जो भी क्राइसिस पैदा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि सारे जो उनके गैस बेस्ड पावर प्लांट है उनको गैस ही नहीं मिल पा रही, और करीब जो है 25 से 30% आपूर्ति में नहीं हो पा रही है उनके पास गैस की जो रिक्वायरमेंट, उससे साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी की उसके साथ से समस्या पैदा हो गई। तो एक मेरे विचार से एक बहुत बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है भारत की, क्योंकि ज्योग्राफिकली देखें अगर, तो भारत के अलावा और कोई देश उनकी मदद नहीं कर सकता है। और बांग्लादेश को भी ये मालूम है। हमारे पास ऑलरेडी हमारी डीजल की पाइपलाइन है, डीजल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है, और भारत ने पहले भी, जब से ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस शुरू हुआ है उसके बाद में डीजल की उनकी आपूर्ति बढ़ाई है। और पावर जो हमारी कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी करीब 1100 1200 मेगावाट की हमारी उसकी जो कनेक्टिविटी की कैपेसिटी है, और ऑलरेडी अडानी के थ्रू सप्लाई कर रहे थे, तब कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए थे उन्होंने, लेकिन रियलाइज हुआ उनको कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी चल रहा है। और भारत चाह रहा है, पॉजिटिवली उसको ले रहा है, और क्योंकि ये क्राइसिस है उनका, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बिजनेस कह लीजिए आप इसको, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में इसको कुछ हद तक मानता हूँ वो है। तो जो हमारी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, वो अपनी जगह पर, और ऑब्वियसली अगर हम उनकी मदद करेंगे इस मुश्किल हालात में, तो वहां की सरकार भी उसी हिसाब से सोचेगी, क्योंकि उनको रियलाइजेशन तो है ही है, लेकिन एक ये भी उनको दिखेगा कि भारत के बिना उनका सहयोग, भारत के सहयोग के बिना वो नहीं रह पाएंगे। चीन इसमें, मैं कहूंगा चीन और पाकिस्तान को मैं भी यहाँ लाना चाहूंगा, कि पाकिस्तान की तो खैर उनकी अपनी इतनी हालत खराब है कि वो कुछ मदद नहीं कर सकते, वो केवल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने उनको मदद की है, कुछ डीजल भी उनको भेजा है, तो एक, लेकिन डिस्टेंस उनका इतना है कि भारत उनकी ज्यादा मदद कर सकता है, और ये उनको रियलाइजेशन भी है। तो मेरे विचार से एक ये अपॉर्चुनिटी है जो रीसेट करने की रिलेशनशिप को, और भारत जो कि लार्ज हार्टेड बड़ा नेबर है उनका, बांग्लादेश हम ज्योग्राफिकली हम चारों तरफ से उसको कवर करते हैं तरीके से, एक छोटा सा एरिया छोड़ के। तो इस वक्त मेरे ख्याल से हम भारत सरकार, मेरा जो अपना विचार है, उनको मदद करेगी। ऑफकोर्स वो बाकी जो बातचीत है वो चलेंगी चलेगी साथ में, सुशील जी, और हमें करनी भी चाहिए सिंघल साहब, मैं इस आपसे मदद अगर इसकी अपनी ये नेबर। बात करूं कि इन हालातों के बीच जो स्थितियां थी, उन स्थितियों में ये समझा जा सकता है कि बांग्लादेश के लिए ये तय करना शायद बहुत मुश्किल नहीं कि उसे किसके साथ रहना है, लेकिन उसके बावजूद चीन से उसकी नजदीकियां अब उसके देश के आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, तेजाब साहब के पास चलना चाहूंगा। तो ऐसा, बांग्लादेश की अगर सीमाओं को आप देखें तो सिर्फ भारत के साथ उसकी सीमाएं साझा होती हैं। इन तमाम बातों को समझते हुए भारत को नजरअंदाज करना अब उसके लिए महंगा पड़ रहा है। वाकई बिल्कुल, विशेषज्ञ पहले ही दिन से इस चीज को लेकर एकमत थे, पर बावजूद उसके बांग्लादेश की घरेलू राजनीति ऐसी थी कि वो इस तरफ चाहते हुए भी वो उन्हें भारत को नकारना पड़ रहा था, क्योंकि वहां पे एक खास धार्मिक तरीके के जब राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं तो वो भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाते हैं। अभी जो खासकर भारत के जो एनआईए की रिपोर्ट है या जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, उसमें भी बांग्लादेश को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बताया गया है। खासकर
पाकिस्तान के कोलैबोरेशन में। तो ये तमाम चीजें हमें सोचनी होगी। श्रीलंका में भी जब क्राइसिस आया था तो भारत ने जापान के साथ मिलकर श्रीलंका की मदद की थी और चीन ने भी मदद की थी। तो ये बात सच है कि अगर भारत बांग्लादेश की मदद करेगा तो भारत का वहां प्रभाव बना रहेगा और बांग्लादेश की नीतियां भारत विरोधी नहीं होगी। पर इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी सहायता बिना किसी उद्देश्य के नहीं होनी चाहिए, केवल यह सोच के कि इससे उसका व्यवहार हमारे प्रति ठीक रहेगा, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब सहायता करते हैं तो उसके बदले में कम से कम जो मिनिमम एश्योरेंस है कि आप चीजें दुरुस्त रखें, भारत विरोध कम से कम सार्वजनिक मंच से आप इस तरह का कोई काम ना करें कि जिससे यह आवाज निकलती हो कि ये भारत विरोधी हैं। तो अगर ये करेंगे तो ठीक रहेंगे। और बिल्कुल सुशील साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि चीन उस स्थिति में नहीं है कि वो मदद करे, भौगोलिक दूरी है। जी। और जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ये लोग बात करते हैं चिकन नेक करके, उसको क्रॉस करके चीन भी वहां से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई नहीं कर सकता है। भारत को अपनी जो परियोजनाएं हैं, खासकर जो बिल्कुल शेख तेजाब हसीना जी साहब, के बहुत जमाने में महत्वपूर्ण जानकारी। काफी मैं उन्नति लौटूंगा पर आपके थी, पास, जो सिंघल साहब के खासकर पास हम मैं एक बार चलना रेलवे। चाहूंगा। सिंघल साहब, एक देश के अंदर ये ऐलान कर देना कि राजधानी समेत देश भर के तमाम जिलों के अंदर आप शॉपिंग मॉल, बाजार, जितने भी सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर लाइटें बंद कर दी जाएंगी, लाइटों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये समझा जा सकता है कि इस देश के सामने ऊर्जा का कितना बड़ा संकट गहराया है अब। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहाँ बहुत ऊर्जा की, जैसे मैंने कहा कि करीब 25% के करीब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट, उनकी टोटल रिक्वायरमेंट करीब 18,000 मेगावाट के आसपास है। वहाँ प्रोडक्शन केवल 12,000 का। जस्ट इमेजिन कर लीजिए आपकी कितनी बड़ी एनर्जी की समस्या वहाँ खड़ी हो गई है। 12 से 14 घंटे वहाँ पर जो पावर सप्लाई नहीं हो रही है। इवन ढाका सिटी में यह हाल। और इसीलिए ये इमरजेंसी मेजर जो अभी इन्होंने अनाउंस किए हैं कि भाई जो आप बिल बोर्ड पर नहीं लगा, बिल बोर्ड को इस्तेमाल नहीं करेंगे उस पर बिजली का, और मॉल जो है 8 से 10-12 घंटे, 10 घंटे कुल 8 बजे तक खाली खुले खुले रहेंगे। तो ये इमरजेंसी मेजर है, ये सफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट उनकी गारमेंट इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मेन एक फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है उनके लिए। और डोमेस्टिक तो रिक्वायरमेंट है ही है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से हालात हो रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी उपद्रव हो रहे हैं। वहां पर क्या है कि वो प्रोटेक्शन देना मांग रहे हैं बांग्लादेश की जो एनर्जी कंपनी है, कि उन लोग जो है उनके इक्विपमेंट को डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है और उसमें उनकी आवश्यकता है। तो एक बहुत बड़ा वहां पे क्राइसिस में कोई और शक सिंघल नहीं है साहब, बिल्कुल कि इस जो है क्राइसिस उनकी के बहुत बीच बड़ी रिक्वायरमेंट। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार